इससे पहले मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई थी बच्चे, वो था J इज इक्वल टू सिग्मा ई। मेनली यहां तक पहुंचे थे, याद होगा आपको, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। और मैंने कहा था ये ओम्स लॉ होता है डिफरेंशियल फॉर्म में। बहुत बार पूछा जाता है बच्चे कि डिफरेंशियल फॉर्म में ओम्स लॉ क्या होता है। जैसे रियल में तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J होता है क्या चीज बताओ, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। क्या होती है बच्चे, कंडक्टिविटी। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा की वैल्यू कल याद था आप लोगों को, बताया था ना, एन ई स्केयर टाउ बाई एम। ये याद है, ये कंडक्टिविटी सिग्मा। यहां तक आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है बेटा। अब सुनो, यहां पे एक बिल्कुल सिंपल ही चीज बता रहा हूं बच्चे। कई बार ना आप लोगों से क्या पूछेगा, छोटी छोटी डेफिनेशन। जैसे आपसे पूछेगा मोबिलिटी क्या होती है, लिखते चलो मोबिलिटी। मोबिलिटी बेटा क्या होती है मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर मैं इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है या इलेक्ट्रॉन है, जो भी एक चार्ज है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहां पे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या बदलाव आता है। जो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो एक डायरेक्शन में रेगुलर हो जाते हैं। कल बताया था कि डायरेक्शन जो होती है बच्चे वो इस तरह की बनती है। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी अगर आप लोगे तो जिगजैग, यानी कि रैंडम डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जैसे फील्ड अप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी क्या होगी बताओ, एक डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे। कल बताई थी चीजें। अब सुनो, इसका मतलब यहां जो वेलोसिटी एक्वायर करती है ना, उसका बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बताओ, ड्रिफ्ट। वो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये मैं कल बता चुका हूं, वीडी से डिनोट करते हैं बेटा। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है, आज वाला समझ में नहीं आएगा बच्चे। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अब क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने वीडी को क्रिएट किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये जिगजैग मूव करते, जिगजैग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती नहीं बच्चे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मतलब एक डायरेक्शन में एक वेलोसिटी एक्वायर करवाई है, किसने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। मतलब मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते ही होता है बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट करेगा उसकी बोलते हैं, टर्म को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी यूनिट आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क लिए में यूनिट ये लिख लेना बच्चे। क्या इसकी यूनिट आप लोग मुझे बताओगे, यूनिट क्या बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, वेलोसिटी की पता है, सब आपको। अब सुनो, यहां पे एक चीज क्या है, जनरली सिंपल मोबिलिटी। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, अगर बेटा कहीं भी, अगर आप यहाँ पे याद आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आता क्या था बताओ, ई बाई एम इंटू टाउ। याद है ना, स्टार्टिंग में ये भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ज्यादा रिलेशन याद नहीं रखते। तो ये वाला रखना है, और एक J इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला प्रूव करना है बेटा। ये दो रिलेशन है जो आपको याद रखनी है। वीडी की वैल्यू यहां पुट कर दो, कोई नया रिलेशन क्या निकल के आ गया देखो, वीडी बिकम्स ई टाउ बाई एम इंटू ई। ये मत पूछना मेरे से सर ये वीडी कहां से आया है। देखो बच्चे यहां पे क्या बनेगा, ई से ई क्या होगा बताओ, कैंसिल। तो म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, ई टाउ इंटू में टाउ। ये क्या क्या होता, मोबिलिटी। अब सुनो, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद में करंट की वैल्यू क्या आई थी, कल प्रूव करवाया था, याद है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट को प्रूव करवाया था, उसके बाद में करंट डेंसिटी यहां तक पहुंचे जे इक्वल टू सिग्मा ई तक। ठीक है, अब सुनते हैं आगे। अब जो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। वो रियल में आप लोगों को फील होगा कि आप लोगों केमिस्ट्री में सेल के बारे में सुना है ना, फिजिक्स में भी मैं सेल पढ़ा रहा हूं। आप उन चीजों को कंपनसेट करके देख लेना कि कहां हमने एक दूसरे में एक दूसरे की चीजें यूज की है केमिस्ट्री फिजिक्स में बच्चे। तो सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। अगर आपसे पूछे सेल क्या होता है, हेडिंग डालो सेल। बच्चे सबसे पहले, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं सेल। लिख लो बेटा, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट
केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं सेल बच्चे, केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी बेटा। इंटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, मैकेनिकल एनर्जी में। अब सुनो ध्यान से, ये चीजें आप लोगों को कंफर्म है कि इसको बोलते हैं सेल। अब यहाँ सेल आप बहुत बहुत टाइप के सेल जो है ना बच्चे वो पढ़ चुके हो, अलग अलग टाइप के सेल, लेकिन यहाँ पे मैं जो सेल पढ़ा रहा हूँ ना बेटा वो है वोल्टेनिक सेल। ये फिजिक्स में यूज होता है वोल्टेनिक सेल, वोल्टेज वगैरह सुना है ना, इसलिए वोल्टेनिक सेल बच्चे। अलग अलग टाइप के सेल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन वोल्टेनिक सेल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वोल्टेनिक सेल का दूसरा नाम होता है बेटा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था बेटा, इन दोनों को हमने क्या करना है बताओ, डिस्कस करना है कि ये रियल में होते क्या है। हेडिंग डालो वोल्टेनिक सेल क्या होता है, और सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है बताओ, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेनिक सेल अगर मैं बनाता हूं तो सबसे पहले सेल में आप लोगों को क्या क्या चीजें यूज करते हैं सब पता है आपको, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, सबका अपना रीजन बताऊंगा। मेरा काम सिर्फ केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करवाना है, और वो भी किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। गजब से देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई पूछे सेल कैसे होता है, सेल तो ये होता है बेटे, सुना है आपने, ये पॉजिटिव ये क्या होता है बताओ, नेगेटिव तो सेल होता है, लेकिन रियल में अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं आज, ठीक है। सुनो, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में मैं लेता हूं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो सेल के अंदर यूज किया जाता है बच्चे, कोई भी H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या किया बताओ, यूज किया, समझते चलना बच्चे। अगर मैं आज बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में यूज होंगी, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया, उसका नाम क्या बताओ, डाइल्यूट H2SO4 बच्चे। तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 जो है ना बच्चे, ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अगर मैं आयनिक की बात करता हूं तो क्या बनेगा बताइए, तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन होती है, H2SO4 ब्रेक होता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव। सुनना बच्चे, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे एक जिंक रोड जो है ना बेटा वो यहां पे ऐड की, ध्यान से देखना, जिंक रोड, जिंक रोड मैंने डिप की डाइल्यूट H2SO4 के अंदर। तो इसका मतलब ये कौन सी रोड है बताओ, जिंक रोड बच्चे, जिंक रोड। लिखते चलो सारी चीजें, जिंक रोड। आपको सर जिंक रोड क्यों, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि यहां पे जिंक रोड है बच्चे, और हमें पता है कि H2SO4 अगर आयनिक बन जाता है, अगर वो ब्रेक हो जाता है 2H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव के अंदर, और आपने उसके अंदर जिंक जो है ना बेटा वो डिप की रोड, तो क्या पॉसिबिलिटी है, सुनना, इसका मतलब जिंक के साथ SO4 अटैच होके ZnSO4 बना सकता है ना। यानी कि SO4 जो अलग हुआ है ना बेटा, दो ऑप्शन है, जिंक के आने के बाद दो ऑप्शन बन जाते हैं। या तो क्या है बेटा, अगर जिंक नहीं था तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, 2H पॉजिटिव दोबारा से कंबाइन होकर H2SO4 ही बना देता है। लेकिन जैसे जिंक रोड को डिप किया मैंने, इसके पास ऑप्शन क्रिएट हुआ। कौन सा ऑप्शन क्रिएट हुआ बताओ, इसके अंदर जो जिंक हुआ ना बच्चे, उसके पास पॉसिबिलिटी है SO4 के साथ क्या होने की बताओ, कंबाइन होने की। लेकिन ऐसे कंबाइन नहीं हो सकता, Zn डायरेक्ट, ये तो बेटा न्यूट्रल है, इसके साथ कैसे कंबाइन हो सकता है, इसको दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि Zn को कन्वर्ट होना पड़ेगा Zn प्लस प्लस के अंदर। यानी कि अगर इसने SO4 के साथ कंबाइन करना है तो इसका मतलब इसने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी होगी, अब जाके ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है। अब सुनना बच्चे, यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इसका मतलब जिंक रोड आने के बाद इस डाइल्यूट H2SO4 जो आयनिक बन चुका है, उसके पास दो ऑप्शन है, SO4 इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है इस जिंक रोड के साथ बच्चे। दूसरी पॉसिबिलिटी दोबारा से ये बन सकता है। अब बात आती है कि सर ये दोबारा से ये बनेगा, ये SO4 इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो बच्चे बेटा सुनना, अगर ZnSO4 प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव रिकंबाइन होते हैं तो क्या बनता है बताओ, ZnSO4। अब बात आती है, एक तो रिएक्शन ये वाली बन सकती है, दूसरी रिएक्शन ये वाली बन सकती है, इनमें से कौन सी पॉसिबल ज्यादा है, तो बेटा नीचे वाली पॉसिबल ज्यादा। क्यों, सुनना,
इसका मतलब ये होता है बेटा, ये जो H2SO4 होता है, ये जो यहाँ पे बना है ZnSO4 होता है, ये बच्चे ज्यादा लोवेस्ट एनर्जी पे होता है। ये एनर्जी इसकी जो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होता है ZnSO4 जो रिकम्बाइन करते हैं, तो यहाँ का इसका एनर्जी लेवल इस मोलिक्यूल का वो बहुत लोएस्ट एनर्जी लेवल है। इसका इतना लोएस्ट एनर्जी लेवल नहीं है H2SO4 का। इसका मतलब ZnSO4 है लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल बच्चे, लो एनर्जी लेवल एज कंपेरिजन टू, किसके कंपेरिजन में बताना बेटा जल्दी से, एज कंपेरिजन टू H2SO4। मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से सुनना, ZnSO4 बनना चाहेगा, SO4 इसके साथ आना चाहेगा जिंक के साथ, ना कि दोबारा H2SO4 बनना चाहेगा, क्योंकि ZnSO4 का लो एनर्जी लेवल होता है ना बच्चे, दैट इज लो एनर्जी लेवल। और आपको किसी लो क्यों होता है सुनना, इसका मतलब यहाँ पे अगर ये रिएक्शन बनती है ZnSO4 तो एक पॉसिबिलिटी है कि H2SO4 तो कम होते जाएंगे, ZnSO4 क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आपने पता है कि जितनी भी इस यूनिवर्स के नेचर का रूल होता है बच्चे, हर कोई अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता है। तो मैं कहूं आपसे इसकी एनर्जी मिनिमम या इसकी एनर्जी मिनिमम, तो आप कहोगे इसकी एनर्जी मिनिमम है, तो इसका मतलब ये एनर्जी लेवल ज्यादा था, ये एनर्जी लेवल कम है। तो इसका मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो हमें पता है कि एनर्जी लेवल मिनिमम होने की कोशिश करती है, हर कोई अपने आप को मिनिमम स्टेट में लेके आने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ZnSO4 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, H2SO4 की पॉसिबिलिटी क्या है बताओ, कम है। अब सुना यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऐसे ही प्रीसीड होती है बेटा केमिस्ट्री के अंदर, आपने चीजें सुनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर जिंक रोड इसके साथ कंबाइन होता है तो ये रिएक्शन क्रिएट करेगा। अब बात आती है सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का भी तो रोल है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, तो मैंने क्या किया, जिंक के साथ बच्चे कॉपर रोड को भी आपस में यहाँ पे बेटा ऐड कर दिया, कॉपर रोड। ध्यान से सुनना, ये कॉपर, अब क्या होगा, जैसे ये कॉपर रोड है, इसका मतलब समझना क्यों ये किया मैंने, कॉपर रोड यहाँ पे बेटा क्या हुआ, यहाँ पे जिंक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि Zn प्लस प्लस बनना चाहेगा, क्योंकि इसने SO4 के साथ क्या बताओ रिकम्बाइन करके ZnSO4 बनाना चाहता है। तो पता चला इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बेटा इकट्ठा हो गए। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बताओ, सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं, ये यहां से जाना चाह रहे हैं, इसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो क्या किया बेटा मैंने, एक एक्सटर्नल सर्किट अटैच कर दिया बेटा, एक एक्सटर्नल सर्किट अटैच कर दिया। ध्यान से देखते जाना, इसका मतलब ये एक्सटर्नल सर्किट अब यहाँ पे अटैच करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन ये टर्मिनल नेगेटिव था, क्योंकि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री सबसे ज्यादा इस प्लेट के ऊपर थे, Z रोड के ऊपर थे। तो इसका मतलब ये टर्मिनल Zn वाला कौन सा बन गया बताओ, नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किसकी साइड जाएंगे बताओ, कॉपर की साइड जाने की ट्राई करेंगे। ये कॉपर रोड है बच्चे। तो अब सुनना, अब बात आती है 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएंगे, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे सुनना, यहाँ पे SO4 दो चीजें देखते हैं, SO4 थे बेटा, एक यहाँ पे 2H पॉजिटिव थे, और तो कुछ हो ही नहीं सकते बेटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे 2H पॉजिटिव किधर जाने की कोशिश करेंगे, देखो बेटा SO4 तो इस जिंक के साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे, मेरे एरो से समझ जाना ही होगा, ZnSO4 यानी कि यहाँ पे ZnSO4 बनाएंगे। अब 2H पॉजिटिव किधर जाएंगे बताओ, ये कॉपर की साइड में, क्योंकि कॉपर की साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब 2H पॉजिटिव इधर ही कंबाइन होने की कोशिश करेंगे इस रोड के साथ। तो इसका मतलब इस रोड के ऊपर क्या इकट्ठा होंगे बताओ, पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव। तो ये प्लेट कौन से बनेंगे बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि इनको पता है इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इसके साथ रिकम्बाइन होने की क्या करेंगे बताओ, ट्राई करेंगे। तो ये प्लेट बन गई पॉजिटिव, ये प्लेट क्या बन गई बताओ, नेगेटिव। तो इसलिए हम कहते हैं कॉपर रोड तो पॉजिटिव होती है, जिंक रोड क्या होती है बताओ, नेगेटिव बन जाती है। इसका मतलब यहाँ पे सुनना, अब होगा क्या, 2H पॉजिटिव को पता चल गया इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ एक्सटर्नल सर्किट इस पे आए हैं, 2H पॉजिटिव इनके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन बनेंगे बताओ, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होकर H2 गैस बना देंगे। तो सुनना, इसका मतलब ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना दी, तो ये बन गई हाइड्रोजन गैस। क्या हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है ना किसी भी सेल के अंदर से। तो ये सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन गैस कब, जब इलेक्ट्रॉन इधर रिकम्बाइन होते हैं। तो ये 2H पॉजिटिव, यहाँ पे मैं एरो बना देता हूं, ये नेगेटिव नेगेटिव, 2H पॉजिटिव इधर जाएंगे। कोई पूछे
SO4 किधर जाने की ट्राई करेंगे, जिंक रोड के ऊपर। 2H पॉजिटिव किधर आने की ट्राई करेंगे, कॉपर रोड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक तो किधर आ रहे हैं बताओ, कॉपर की साइड आ रहे हैं। जब तक एक्सटर्नल सर्किट नहीं जुड़ा था तब तक ये बेचारे नेगेटिव इसके ऊपर इकट्ठा थे, जिंक रोड के ऊपर। जैसे इनको मौका मिल गया सर्किट से वो मूव करने का, तो वो कॉपर की साइड क्या करके बताओ, मूव करके। तो इसका मतलब कॉपर रोड की साइड जैसे मूव करेंगे 2H पॉजिटिव इधर आना शुरू हो जाएंगे इस प्लेट के ऊपर। तो इसका मतलब ये प्लेट के ऊपर रिकंबाइन करके कौन सी गैस बनाते रहेंगे बताओ, हाइड्रोजन गैस बनाते रहेंगे। तो ये बातें आपको किसके अंदर याद रखनी है, वोल्टेनिक सेल जो काम करता है वो इस तरह से काम करता है। ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको याद रहनी चाहिए। अब बेटा क्या होता है, कॉपर का लेवल पॉजिटिव, जिंक का लेवल नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एनर्जी लेवल गैप आ जाता है, यहाँ एनर्जी गैप आ जाता है। आपको कि सर कैसे, सुनना, जब ये लेवल हायर एनर्जी लेवल था, ये एनर्जी लेवल लो एनर्जी लेवल बन गया, क्योंकि बेटा लोएस्ट एनर्जी स्टेट के साथ SO4 अटैच हुआ है ना। तो ये जो लो एनर्जी लेवल का मॉलिक्यूल है, ये हाई एनर्जी लेवल का मॉलिक्यूल है। आपको इससे एनर्जी कहां गई, वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ट्रांसफर करवाती है आउटर सर्किट के अंदर। तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, आपको ZnSO4 की एनर्जी डिफरेंस लोएस्ट है, H2SO4 का हाईएस्ट है, इसमें से इसको क्या कर दूं माइनस, तो जो एनर्जी गैप आ जाएगा ना, वही एनर्जी डिफरेंस इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले सर्किट से इधर मूव करवाएगा। तो इसका मतलब यहां पे ये सेल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रहनी चाहिए, सारी की सारी रिएक्शंस। हाँ, फिजिक्स में इनका इतना रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी रिएक्शंस कभी रेयर ही पूछी जाती हैं, ये केमिस्ट्री की बातें ज्यादा है बेटा। अब सुनना, यहां पे क्या हो रहा है,